नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतिहास का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं दोस्तों। यदि आप यह प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। इससे दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। आपको इस वीडियो में दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आप खुद आंसर देंगे दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद देंगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। तो देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं ही देने वाले हैं यदि आप यह वीडियो पूरी देख लेते हैं तो। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं ही देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने आपके लिए अपने हाथ से ही लिखकर नोट्स बनाए हैं दोस्तों। इन्हीं नोट्स के माध्यम से दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर स्वयं ही देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं इतिहास। तो इतिहास में सर्वप्रथम हम देखें दोस्तों, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास दोस्तों, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास का समय जो है दोस्तों 2350 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक है, और मध्यकालीन इतिहास का 700 ईसा से 1707 ईस्वी तक है, और से आधुनिक इतिहास का 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक है दोस्तों। प्राचीन इतिहास में हम पाषाण काल, वेद संहिता, धर्म, सिंधु सभ्यता, वंश, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। और मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम शासक जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गए और मुग़ल शासक, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और आधुनिक इतिहास में हम ब्रिटिश सरकार को पढ़ेंगे दोस्तों। ब्रिटिश सरकार और विभिन्न प्रकार के आंदोलन इसी में हम पढ़ेंगे। अपने परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों आधुनिक इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हम प्राचीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसके बाद आधुनिक इतिहास के क्रम बाई क्रम लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इतिहास को पहले तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। दोबारा यहाँ इतिहास को अन्य 3 भागों में बांटा गया था। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और इतिहास काल। प्रागैतिक इतिहास काल में जो यहाँ का मानव था, इस समय का मानव था, लिखना और पढ़ना दोनों ही नहीं जानता था। और आध ऐतिहासिक काल में लिखना तो जानता था लेकिन उसको पढ़ नहीं पाता था। इसके बाद इतिहास काल, जो कि इतिहास काल में ही इसको बांटा गया दोस्तों। इसमें लिखा और पढ़ा दोनों जा सकता था। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से काल में मानव लिखना जानता था, कौन से काल में मानव पढ़ना जानता था, और कौन से काल में मानव लिखना और पढ़ना दोनों जानता था। दोस्तों इतिहास की खोज या इतिहास की पितामह जिसे बोलते हैं, इतिहास का पिता या पितामह किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता या पितामह कहा जाता है। यहाँ से देख लेंगे दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में इसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस काल की जानकारी अवशेषों से मिलती है। फिर प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल के 3 भाग हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये एक ही बार में याद हो जाएंगे। और ताम्र पाषाण काल ये छोटा सा काल है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए जो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो इस प्रकार से इतिहास को बांटने का जो श्रेय है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरस को जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस ने पाषाण काल की खोज की थी। पाषाण काल की खोज की थी। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं दोस्तों। इतिहास का प्रारंभिक समय पूरा पाषाण काल को ही माना जाता है। इस काल के मानव को आदि मानव
कहा जाता था। इस समय मानव का जीवन स्थिर नहीं था, अर्थात दोस्तों मानव यहाँ वहाँ घूमता रहता था और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता था। इसलिए इस काल के मानव के जीवन को खाना बदोश जीवन जीता था, ये भी कहा जाता है। इसी समय में मानव ने आग की खोज की। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव ने किस समय आग की खोज की। तो मानव ने पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज कर ली थी। इसके बाद दोस्तों इसी समय में मानव जो शिकार करता था, इस समय मानव जो पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग शिकार करने में करता था और इस समय का मानव चित्रकारी का प्रयोग करता था। इसकी जानकारी हमें भीमबेटका की गुफाओं से मिलती हैं। इसके बाद मध्य पाषाण काल शुरू हो जाता है दोस्तों। तो मध्य पाषाण काल ये 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है और यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल माना जाता है। इस काल में मानव पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। इस काल में यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव पशुपालन किस काल से प्रारंभ कर दिया है, तो मध्यकाल, आप मध्य पाषाण काल लगाकर आइएगा। और जो मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था दोस्तों, तो कुत्ता को पालतू बनाया था, कुत्ता को पालतू बनाया था। इसके बाद दोस्तों इस समय मानव पत्थर के छोटे छोटे नुकीले तेज धारों वाले औजारों का प्रयोग करने लगा था, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि किस काल में मानव छोटे छोटे नुकीले पत्थरों वाले तेज धारों वाले औजारों का उपयोग करने लगा था, तो मध्य पाषाण काल लगा के आइएगा। और इनको कहा क्या गया, छोटे छोटे नुकीले तेज धारों वाले औजार को, तो माइक्रोलिथ कहा गया। इसके बाद दोस्तों आगे देख लेंगे हम नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल का समय 10,000 ईसा से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, तो इसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों। मध्य पाषाण काल के बाद का समय नव पाषाण काल कहलाया। इस काल में मानव स्थायी हो गया। तो दोस्तों यदि आपसे पूछे कि मानव का जीवन स्थायी कब हो गया, तो नव पाषाण काल में स्थायी हो गया। इसी काल में मानव कृषि पशुपालन करने लगा। यदि दोस्तों आपसे पूछे कृषि और पशुपालन साथ साथ, तो नव पाषाण काल लगाइएगा। यदि सिर्फ पशुपालन पूछे तो मध्य पाषाण काल लगा के आइएगा। इसी काल में मानव पहिए की खोज की। इसी काल में मानव ने नव पाषाण काल में मानव ने पहिए की खोज की। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लगाकर याद कर लीजिएगा, स्टार लगाकर याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ताम्र पाषाण काल। ये भी ज़्यादा बड़ा काल नहीं है दोस्तों, ये भी छोटा ही है। इसमें मेन बात यह है दोस्तों कि नव पाषाण काल में आखिरी समय को ही ताम्र पाषाण काल कहा गया। इस समय मानव ने तांबे की खोज की और मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी जाने वाली धातु भी तांबा ही है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की, तो तांबे की खोज की। इस काल का मानव पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। सीधी सी बात है दोस्तों, यदि वह धातु खोजेगा तांबा, तो उसका उपयोग कुछ न कुछ तो करेगा ही। इस साल का मानव पत्थरों के औजार के साथ साथ तांबे का औजारों का भी उपयोग करने लगा था। सर्वप्रथम मानव ने गेहूं और जौ की खेती की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम मानव ने किसकी खेती की, तो गेहूं और जौ की खेती की। लेकिन मानव द्वारा जो प्रयुक्त यानी उपयोग जो किया गया वो है अनाज चावल था। सर्वप्रथम उपयोग यदि पूछे तो चावल लगाकर आइएगा। इसके बाद कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है, मतलब कृषि के साक्ष्य मतलब उदाहरण कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, तो कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ याद रखिएगा दोस्तों, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता देख लेते हैं दोस्तों। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। और इसकी जानकारी सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई से मिली थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को 3 और अन्य नाम से जानते हैं: हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो आप इनको याद रखिएगा दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में मिलती है। कहाँ कहाँ दोस्तों ये मिलती है या फैली हुई है, आप कुछ भी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत में। तो पाकिस्तान और भारत में दोस्तों बहुत सी जगह में
सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, लेकिन अफ़गानिस्तान में केवल 2 ही जगह मिले हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक सुरतगोई, दूसरा मुंडीगाफ। तो यहाँ मिले हैं दोस्तों, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता को कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की शैली लिपि थी तो किस प्रकार की थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी दोस्तों, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसके बाद सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा। यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कपास के प्रथम उत्पादक कौन थे, तो विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक सिंधुवासी थे दोस्तों, और इनको यूनानी ने कपास को इन्हीं के नाम पर सिंडोन रखा था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कपास का नाम सिंडोन किसने रखा, तो यूनानियों ने रखा। क्यों रखा, तो सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर कपास का नाम सिंडोन रखा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। और लेकिन यदि आपसे पूछे कि सिंधु घाटी के सभ्यता वाले के लोगों का मुख्य व्यापार, मुख्य मतलब कि रोज़गार क्या था या फिर मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। व्यापार लगा के आप आइएगा। इसके बाद दोस्तों अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ देख लेते हैं, सिंधु घाटी के लोग मापतौल से भी परिचित हो गए थे दोस्तों। सीधी सी बात है, व्यापार करेंगे तो मापतौल से तो परिचित हो ही जाएंगे। यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु की जानकारी नहीं थी, लोहे से परिचित थे या नहीं परिचित थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से नहीं परिचित थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में किसके चित्र मिलते थे दोस्तों, तो जानवरों के चित्र मिलते थे, शेर को छोड़कर। आप ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, शेर को छोड़कर जानवरों के चित्र मिलते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें जिस धातु से बनाई जाती थी उस धातु का नाम सेल खड़ी धातु है। सेल खड़ी धातु है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता है, यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता ही विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। इसकी खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में की थी। 1921 में तकनीकी पशुपालन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूरी लाइन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार फैली हुई है दोस्तों। ये यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है या किस आकार में फैली हुई, किस आकृति में फैली हुई, तो आप त्रिभुजाकार लगा के आइएगा दोस्तों। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये यहाँ से आप देख लेंगे। यदि आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है और पूर्वी बिंदु या सीमा है तो कौन से, तो दोस्तों उत्तरी बिंदु है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। पश्चिमी है सुतकागेंडोर जो दोस्तों ये आपके बलूचिस्तान में है, और पूर्वी सीमा है दोस्तों आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद दक्षिण में दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यदि आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण इस कितने दूरी है, मतलब उत्तर से दक्षिण बिंदु की दूरी कितनी है, तो 1400 किलोमीटर है दोस्तों, और पश्चिम से पूरब पूछे तो 1600 किलोमीटर है दोस्तों। ये आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल ही सरल है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, या सिंधु सभ्यता है, इसका जो क्षेत्रफल टोटल कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का समाज का स्वरूप कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि समाज का स्वरूप कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था। ये आप लगाकर जाइएगा दोस्तों। इसके बाद हम और आगे देख लेते हैं दोस्तों।
सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था दोस्तों। सिंधु सभ्यता के नगर सबसे प्राचीन सुनियोजित नगर थे। इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मतलब दोस्तों यदि सुनियोजित व्यवस्थित तरीके से बनाए गए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन नगर सुनियोजित नगर थे। इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यदि आपसे पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे शाकाहारी थे या मांसाहारी, तो दोनों ही थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। इनके दरवाजे, एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मकान ऐसे बनाए जाते थे कि इनका जो मेन रास्ता होता वहाँ दरवाजे नहीं खुलते थे, दरवाजे इनके पीछे की गली में खुलते थे। ठीक है दोस्तों, ये भी याद कर लीजिए। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाधान प्रणाली। ये क्या है दोस्तों? समाधान प्रणाली। तो दोस्तों ये सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों या प्रियजनों का अंतिम संस्कार जिससे करते थे उसे ही समाधान प्रणाली कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 प्रकार से अपने परिजनों या मृतकों का जो अंतिम संस्कार करते थे दोस्तों। पहला, पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान का अर्थ क्या है दोस्तों? सीधे ज़मीन में दफना देते थे, तो पूर्ण समाधान ये हो गया। आंशिक समाधान दोस्तों, जंगल में छोड़ देते, चील कौवे खा जाते थे, ये आंशिक समाधान हो गया। और दाह संस्कार तो आप सभी जानते थे दोस्तों, जला देते थे। तो दोस्तों ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके पूरे करवाए गए, जो कि प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको परीक्षा में पूछे ही जा सकते हैं दोस्तों। तो इनको आप पढ़ कर जाइएगा दोस्तों। इतना पढ़ने के बाद यदि आप इन सभी का आंसर आप स्वयं ही दे देंगे दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप स्वयं ही दे दें। चलिए दोस्तों कोशिश करते हैं इन सभी का क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं, इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों बताइए इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया। तो आप सभी जानते हैं इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। इसके बाद इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आप दोस्तों देखिएगा कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। इसके बाद आग की खोज किस काल में हुई? आप ही उत्तर दीजिएगा दोस्तों। नहीं, यदि उत्तर नहीं दे वीडियो को बैक करिएगा फिर देखिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको ये भूलेगा नहीं। मैं भी बता सकता हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ आग की खोज किसने की, तो आप जल्दी से देखिए पूरा पाषाण काल। यदि याद नहीं है तो फिर वीडियो को पीछे कीजिए फिर देखिए। इतिहास को किसने 3 भागों में बांटा दोस्तों? ऐसे ही कि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इनके स्वयं आप आंसर दीजिए। यदि आपने इनके आंसर और कमेंट में भी दे दीजिएगा दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाए हैं और लगा पाए हैं और कितने गलत हुए हैं। यदि गलत हो दोस्तों फिर बैक करके जाइए फिर इनके आंसर दीजिए। ऐसे करेंगे तो आपको याद हो जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी, राम राम।